नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस सब्जेक्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसमें अपन बात करेंगे मेनली वन शॉट के बारे में। एक ही क्लास में कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपने लगभग सभी सब्जेक्ट के वन शॉट क्लास और इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, गेस पेपर और न्यू टाइप सॉल्यूशन आ रहे हैं। और इसका ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। अपन बात करने वाले वन शॉट मतलब एक ही क्लास में अपन कंप्लीट सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर। ये 6th सेमेस्टर में मोस्टली यूनिवर्सिटीज में आती है, किसी में 4th सेमेस्टर में आती है। टाइटल इसका सेम रहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कोई भी यूनिवर्सिटी से देख रहा हो, इसका कोई टाइटल वगैरह सबके सेम ही रहता है, वैसे कोड सभी के अलग अलग रहता है। तो आज अपन किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको मिलेगी, जो अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है उसमें सिंदूर बैच बना हुआ है। सिंदूर बैच में आपको कंप्लीट सब्जेक्ट की, गेस पेपर की और इसके साथ में ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की और इसके साथ में वन शॉट की पीडीएफ मिलने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें अपन केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इसमें कि इसका यूज नहीं करेंगे, इसमें अपन केमिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये किससे है? ये फ्री है, फ्री केमिकल। मतलब बात करते हैं इसमें केमिकल का अपन यूज नहीं करेंगे। तो ये क्या है? फ्री केमिकल फार्मिंग है। क्या है बेटा? फ्री केमिकल फार्मिंग। क्या हो जाएगी? फ्री केमिकल फार्मिंग। मतलब इसमें क्या है? ये रसायन मुक्त खेती है। क्या है बेटा? रसायन मुक्त खेती है। अरे क्या है? रसायन मुक्त खेती है। मतलब बात करते हैं इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब बात करते हैं तो इसमें केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। ये केमिकल फ्री फार्मिंग है, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और केमिकल्स का अपन प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? ताकि वो नेचर के लिए सेफ रह सके, अपनी नेचर के लिए सेफ रह सके और इसके साथ में सोइल हेल्थ के लिए ठीक रह सके और इसके साथ में पारिस्थितिकी संतुलन को ये बनाए रखे। मतलब अपन बात करते हैं बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ने में सहायक होते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए अपन किसको बढ़ावा देते हैं? उसको बढ़ावा देते हैं अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते, मतलब बाहरी इनपुट्स का अपन क्या नहीं करते हैं? यूज नहीं करते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है मतलब जैविक खेती की अपन बात करते हैं। तो जैविक खेती इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है बहुत सारी मृदाएं क्या हो रही है? बंजर हो रही है। बहुत सारी मृदाएं क्या हो रही है? बंजर हो रही है। अपन लगातार रसायनों का प्रयोग करते हैं, लगातार रसायनों का अपन प्रयोग करते हैं तो उससे क्या हो रही है? उससे मृदाएं बंजर हो रही है। उससे मृदाएं क्या हो रही है बेटा? बंजर हो रही है। अरे क्या हो रही है? मृदाएं क्या हो रही है बेटा? बंजर हो रही है। इससे बचने के लिए भी क्या की जा रही है? अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा रही है। इसके काफी लाभ भी है, प्रिंसिपल्स वगैरह सभी टॉपिकों की अपन क्या करने वाले हैं? वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें अपने पास में है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताइएगा और प्रिंसिपल्स बताइएगा। इसका इंडिया में स्कोप बताओ, मतलब आपको क्या बताना है? भारत में इसका स्कोप बताना है कि क्या स्कोप है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। एक खेती की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है बेटा? खेती करने की टेक्निक है, पर ये क्या है? केमिकल फ्री है, मतलब रसायन मुक्त है। क्या है? रसायन मुक्त है। अरे क्या है बेटा? रसायन मुक्त है। अरे क्या है? रसायन मुक्त है। तो देखो, खेती की आधुनिक प्रणाली है जिसमें क्या होता है? खेती की लागतों में रसायनों का पूर्णतः क्या किया जाता है? बहिष्कार किया जाता है। पूर्णतः क्या किया जाता है बेटा?
बहिष्कार किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। मतलब खेती की क्या है, टेक्निक है, खेती की टेक्निकों में अपन क्या करते हैं, इसमें केमिकल्स का पूर्णतः, रसायनों का पूर्णतः है बहिष्कार करते हैं, मतलब रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जैविक खेती कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, इसको जैविक खेती कहते हैं, मतलब कार्बनिक खेती कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का यूज करते हैं। कार्बनिक पदार्थों का मतलब क्या हुआ, पौधों का अवशेष हो गया और इसके साथ में जंतुओं का अवशेष हो गया। पौधों के अवशेषों को और इसके साथ में जंतुओं के अवशेषों को क्या किया जाता है, ज्यादातर इसमें यूज किया जाता है, मतलब कार्बनिक पदार्थों का यूज किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, कार्बनिक खेती हो जाएगी, जिसमें किसका अपन बहिष्कार करते हैं बेटा, रसायनों का बहिष्कार करते हैं, मतलब रसायनों को अपन यूज नहीं करते हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इसके फादर कौन है बेटा, सर अल्बर्ट हावर्ड, मतलब अल्बर्ट हावर्ड इसके क्या है, पिताजी है। मतलब अपन बात करते हैं जो जैविक खेती है, जैविक खेती की शुरुआत और इसका बूम किसने लाया बेटा, ये अल्बर्ट हावर्ड ने लाया, इसलिए इनको पिताजी कहा जाता है। अल्बर्ट हावर्ड के क्या कहा जाता है, पिताजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो जाएंगे, सर अल्बर्ट हावर्ड हो जाएंगे। टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट जिसकी बात करते हो वो पूर्णतः है क्या है बेटा, पूर्णतः है वो जैविक घोषित हो चुका है कि इस स्टेट में पूर्णतः क्या की जाती है, जैविक खेती की जाती है। ऐसे स्टेट का नाम बताना है, मतलब बात करते हैं तो ऐसे राज्य का नाम आपको बताना है। किसका नाम बताना है बेटा, ऐसे राज्य का नाम आपको बताना है। तो बताइएगा, कमेंट करके बताओ, सभी साथी कमेंट करके बताओ कि ऐसा कौन सा राज्य है। राजस्थान में एक जिला भी बताना है, राजस्थान में क्या बताना है, जिला भी बताना है कि कौन सा जिला है जो कि पूर्णतः जैविक घोषित हो चुका है। क्या हो चुका है बेटा, पूर्णतः जैविक घोषित हो चुका है। मतलब अपन बात करते हैं तो बेटा जिसमें पूर्णतः अपन जैविक खेती करते हैं और पूरे जिले में ही करते हैं, राजस्थान का जिला है। और इसके साथ में ही अपन देश की बात करते हैं तो देश का एक स्टेट है, जब बताइएगा कि कौन सा है। अपन बात करते हैं बेटा जो सिक्किम राज्य है, कौन सा है, सिक्किम राज्य है। वो सिक्किम राज्य क्या है, पूर्णतः जैविक का, मतलब अपन बात करते हैं 100% जैविक उसको घोषित किया गया है। और जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य में ज्यादातर अपन क्या करते हैं, पूरे जगह पर ही क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं सभी खेतों में। बात करते हैं राजस्थान का, राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि जैविक घोषित किया गया है, मतलब सर्वाधिक जैविक खेती की बात कर सकते हैं या पूर्णतः जैविक खेती की बात कर सकते हैं, तो वो डूंगरपुर है। कौन सा है बेटा, वो डूंगरपुर है। इसके साथ में ही बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे मनाया जाता है बेटा 22 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये याद रखना, कुछ आपके पास में टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि बात करते हैं कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स में बात करते हैं पहला कि अपने भारत देश में ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि पूर्णतः जैविक है, तो इसकी बात करते हैं तो सिक्किम आ जाएगा। और जिले की बात करते हैं तो जिला कौन सा आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा। और इसके साथ में ही इंटरनेशनल ऑर्गेनिक डे की बात करते हैं 22 सितंबर आ जाएगा। कब आ जाएगा बेटा, 22 सितंबर आ जाएगा। इसके साथ में इसके पिताजी कौन है बेटा, अल्बर्ट हावर्ड है। कौन है, इसके पिताजी है अल्बर्ट हावर्ड। इसके बाद में देखिएगा IFOAM के अनुसार, किसके अनुसार है बेटा, IFOAM के अनुसार 4 सिद्धांत है। किसके हैं 4 सिद्धांत है, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के 4 सिद्धांत है। और आपसे पूछे कि IFOAM की जो स्थापना है वो स्थापना कब हुई थी बेटा, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था बेटा, IFOAM। फुल फॉर्म की बात करते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट, इसकी बात करते हैं तो ये स्थापित कब हुआ था बेटा, ये स्थापित हुआ था 1972 में। इसके अनुसार बेटा 4 सिद्धांत है। पहले की बात करते हैं हेल्थ का सिद्धांत, फिर बात करते हैं अपन इकोलॉजी का सिद्धांत, फिर अपन बात करते हैं कैरियर का सिद्धांत आ जाएगा। और इसके साथ में ही बात करते हैं फेयरनेस का, मतलब तीनों के चारों के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है हेल्थ का, मतलब ये सोइल की हेल्थ का ध्यान रखता है और जो क्रॉप है, क्रॉप की हेल्थ का ध्यान रखता है। इसके साथ में मानव और पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इन पर किसी प्रकार का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन केमिकल तो यूज ही नहीं कर रहे, अपन रसायन तो यूज ही नहीं कर रहे। अरे किसका यूज नहीं कर रहे हैं, रसायनों का यूज कर ही नहीं रहे हैं।
तो ये क्या है, ये केमिकल फ्री फार्मिंग है। क्या है बेटा, केमिकल फ्री फार्मिंग है। तो देखो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, पहला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, जो कि बात करते हैं सोइल के हेल्थ का, क्रॉप के हेल्थ का, और इसके साथ में मनुष्य का और पशुओं का हेल्थ का क्या करता है, ये ध्यान रखता है। इसके साथ में ही प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की बात करते हैं पारिस्थितिकी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देता है, क्योंकि अपन केमिकल्स का ज्यादातर प्रयोग करेंगे तो इससे क्या होंगे, मृदा में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव है उनकी डेथ हो जाएगी। अब उनकी डेथ हो जाएगी तो अपने को पता है जो मृदा है, मृदा की उपजाऊपन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके साथ में ही बात करते हैं मृदा धीरे धीरे बंजर हो जाएगी, तो ये क्या होता है, पारिस्थितिकी संतुलन क्या होता है बेटा, बिगड़ता है। इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। मतलब दूसरा अपने सिद्धांत आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। इसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस की बात करते हैं, निष्पक्षता का सिद्धांत है। इसमें पक्षपात नहीं किया जाता है। ऐसे नहीं कि उपज को बढ़ावा को ध्यान दिया जाएगा, कि उपज को तो बढ़ावा पर ध्यान दिया जाएगा और इसके साथ में बाकी चीजों को ध्यान में नहीं दिया जाएगा, सोइल के हेल्थ को ध्यान नहीं दे किसी एक चीज को। ऐसे नहीं कि किसी एक चीज को तो ध्यान में दिया जाता है, एक को नहीं दिया जाता है, एक के नुकसान हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें निष्पक्षता नहीं रखते हैं, इसमें सारा बैलेंस रखते हैं। मतलब इसमें क्या रखते हैं बेटा, फेयरनेस रखते हैं। इसके बाद में आता है केयत। ये हर एक जो अपने इन्वायरमेंट का जो भी घटक होता है उसकी कैरियर पर ध्यान देता है। क्या करता है बेटा, ये ह्यूमन की कैरियर पर, पशुओं की कैरियर पर, मृदा की कैरियर पर क्या देता है, ध्यान देता है। तो ये कैरियर का सिद्धांत हो जाएगा। तो बेटा ये चार प्रकार के क्या है, सिद्धांत है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ, मृदा, पशल, पशु, मानव स्वास्थ्य आदि को बनाए रखना और इनको वर्दी, इनकी वर्दी हो, ये घटे नहीं, मतलब इनका जो स्वास्थ्य है वो घटना नहीं चाहिए, ये बना रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा। इसके साथ में मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं, फसल, और इसके साथ में पशु और मानव स्वास्थ्य, इनका क्या रखा जाता है, इनका ध्यान रखा जाता है। देखना अब ये किस प्रकार से लय होता है। अपन बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य अच्छा है, मृदा स्वास्थ्य अच्छा है तो इससे फसल का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और फसल का स्वास्थ्य अच्छा है तो पशु और मानव उसको कंज्यूम करते हैं तो उनका भी हेल्थ क्या रहेगा बेटा, बेस्ट रहेगा, उनका भी हेल्थ क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो ये पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ हो जाएगा, मतलब स्वास्थ्य का सिद्धांत हो जाएगा। अरे किसका हो जाएगा बेटा, स्वास्थ्य का सिद्धांत हो जाएगा। अरे किसका हो जाएगा, स्वास्थ्य का सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा अपने आता है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। क्या आता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी आता है। इकोलॉजी की बात करते हैं मतलब पारिस्थितिकी का सिद्धांत, पारिस्थितिकी सिद्धांत की बात करते हैं पारिस्थितिकी को बनाए रखने और साथ मिलकर काम करने, साथ मिलकर काम करने और पारिस्थितिकी को क्या करता है, ये बनाए रखने का सिद्धांत है। मतलब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, मतलब ये पारिस्थितिकी को बनाए रखने का और इसके साथ में किसका कार्य करता है, उस पारिस्थितिकी के साथ मिलकर कार्य करने का काम करता है, साथ मिलकर कार्य करने का क्या करता है बेटा, काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस की बात करते हैं निष्पक्षता। क्या आ जाएगा, निष्पक्षता आ जाएगा। निष्पक्षता की अपन बात करते हैं, पर्यावरण में उपस्थित सभी जीवों के स्वास्थ्य को बनाए रखने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। पर्यावरण में जितने भी अपने पास में घटक है ना, उन सभी घटकों के स्वास्थ्य पर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। मतलब वो घटक बने रहे, इस पर जोर दिया जाता है। तो इसको फेयरनेस का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फेयरनेस का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, किसी जीव को नुकसान नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, किसी जीव को नुकसान नहीं होता है। तो यह प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस हो जाएगा। और बात करते हैं लक्ष्य रहता है कि उच्च गुणवत्ता प्रदान करना। तो ये क्या होता है, एक के प्रति भी बुरा नहीं सोचता है, मतलब बुरा नहीं करता है। तो ये फेयरनेस का सिद्धांत हो जाएगा। फिर आता है केयर, मतलब सब एक जिम्मेदारी से खेती होती है बेटा, जिम्मेदारी से खेती होती है। ऐसे अपन बात करते हैं, अभी हाल ही में एक न्यूज आई थी कि जो अपने फैक्ट्री वाले हैं, जो कारखाने वाले, जो क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं, वो उसकी जगह मार्बल का चूरा दे रहे थे। जो न्यूट्रिएंट थे, न्यूट्रिएंट तो दे नहीं रहे थे, वो मार्बल का चूरा दे रहे थे बेटा। अब उन्होंने कहीं ना कहीं क्या नहीं सोचा, कैरियर नहीं सोची, किसी की कैरियर नहीं सोची। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, कैरियर के बारे में सोचती है, ये अगले की कैरियर है या नहीं है। मतलब केमिकल्स का अपन ज्यादा प्रयोग तो नहीं कर रहे, मतलब केमिकल्स का प्रयोग तो नहीं कर रहे। तो देखो
खेती की जिम्मेदारी के साथ में करते हैं। मतलब जो खेती करते हैं वो किसके साथ में करते हैं बेटा, एक जिम्मेदारी के साथ में करते हैं, और इसके साथ में पर्यावरण और आगे आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को क्या रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। मतलब अपन बात करते हैं एक तो पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा, और इसके साथ में ही आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों का क्या रखा जाता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाता है। किसके बारे में ध्यान रखा जाता है बेटा, हेल्थ के बारे में ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, मर्दा का स्वास्थ्य बनाए रखना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा बेटा, मर्दा के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, और इसके साथ में उच्च गुणवत्ता का क्या करता है, भोजन का उत्पादन करता है। उच्च गुणवत्ता के भोजन का क्या करता है, उत्पादन करता है। क्या करता है बेटा, उच्च गुणवत्ता के भोजन का उत्पादन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मृदा के उर्वरता को बनाए रखना। मतलब एक तो उच्च गुणवत्ता का भोजन मिले, और इसके साथ में मृदा उर्वरता बनी रही। क्या बनी रही बेटा, मृदा उर्वरता बनी रही, ये इसके क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो। मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उन केमिकल फर्टिलाइजर्स का क्या हो सके, कम से कम प्रयोग हो सके। तो ये भी इसका क्या होता है बेटा, इसका यूज होता है। मतलब बात करते हैं इसका टारगेट होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद में बात करते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक खाद्य और जैव उर्वरक का प्रयोग करना। मतलब अपन बात करते हैं कार्बनिक खादों का मतलब होता है अपन पशुओं का अवशेष यूज में ले रहे हैं, पौधों का अवशेष यूज में ले रहे हैं, और इसके साथ में ही जैव उर्वरक को यूज में ले रहे हैं। किसकी जगह, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी जगह। तो ये इसका क्या रहता है बेटा, ऑब्जेक्टिव रहता है। किसके रहते हैं, ये अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद में अपने पास में आती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंस। मतलब अपन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, अपन किसी प्रकार का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, अपन ओनली कार्बनिक पदार्थों का यूज कर रहे हैं, और उसके बेस पर ही अपन खेती कर रहे हैं। तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं बेटा, एक तो मृदा में टिकाऊपन में क्या आता है, मृदा में टिकाऊपन आता है, मृदा की उर्वरता में टिकाऊपन आता है। अपन बात करते हैं सोइल फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी लगातार बनी रहती है। अपन बात करते हैं कोई भी केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, केमिकल्स का प्रयोग करेंगे तो इसके कुछ दिनों बाद में क्या हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद में जो मृदा की उर्वरता है, वो मृदा की उर्वरता बढ़ेगी नहीं, वो मृदा बंजर हो जाएगी। वो मृदा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, क्योंकि केमिकल्स के प्रयोग से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे, और वो एक संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब मृदा में टिकाऊपन नहीं रहेगा, और मृदा में वृद्धि नहीं होगी उर्वरता में। तो ये क्या होता है, अपन बात करते हैं ये केमिकल्स का प्रयोग करते हैं तब होता है। पर यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ पर बात करते हैं मृदा की उर्वरता में क्या आता है, टिकाऊपन आता है, वृद्धि होती है। एक अपन बात करते हैं केमिकल्स का प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण होता है, और यहाँ पर अपन केमिकल्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो क्या होती है, प्रदूषण रहित होती है। मतलब अपन बात करते हैं किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। इसके बाद में आता है कि कम पानी की आवश्यकता, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का अपन यूज करते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थ होते हैं पौधों के अवशेष हो गए, और इसके साथ में पशुओं के अवशेष हो गए। पौधों के और जो पशुओं के अवशेष होते हैं, पौधों के और जो पशुओं के अवशेष होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। अरे किसको बढ़ाते हैं बेटा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसके बाद में आता है उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन। मतलब बात करते हैं अधिक गुणवत्ता वाला क्या करता है, उत्पादन करता है। क्या करता है, अधिक गुणवत्ता वाला क्या करता है, उत्पादन करता है। फिर आता है स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य में सुधार की बात करते हैं, इससे क्या होता है, अपने स्वास्थ्य में क्या होता है, सुधार होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंस होगा। इसके साथ में लागत कम होती है, लाभ अधिक होता है। क्योंकि अपन बात करते हैं, क्योंकि घर से अपन पशुओं के अपशिष्ट की बात करते हैं, पौधों के अपशिष्ट से अपने फार्म पर ही अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं होते, और इससे जो उत्पादन होता है, उत्पादन से आय भी अपने को ज्यादा प्राप्त होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाओगे, वहां पर लाभ आपको क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है कृषि मित्र जीवों की संख्या में बढ़ोतरी। अगर केमिकल्स का प्रयोग करोगे तो केमिकल्स के उपयोग से मृदा में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उन लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। उन लाभदायक सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाएगी बेटा, डेथ हो जाएगी। पर अगर अपन बात करते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं, कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन करने में वो लग जाते हैं। मतलब उनको भोजन मिल जाता है। अगर उनको भोजन मिल जाएगा तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, मतलब उनकी संख्या क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो ये क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बात करते हैं तो जैविक खेती का। इसके बाद में अपने पास में आती है स्कोप इन इंडिया। मतलब भारत में क्या स्कोप है,
भारत में बात करते हैं तो बेटा भारत में अनेक योजनाएं हैं जो कि किसके द्वारा चलाई जा रही है, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए विभिन्न प्रकार की पॉलिसी लेकर आ रही है, जैसे कि NMSA आ गई, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, अपन भी खेती कर रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियां भी खेती कर सके और प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखें, अपन उनका दुरुपयोग ना करें, उनका अत्यधिक प्रयोग करके और उनकी कमी ना लाएं। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, NMSA मतलब इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर कौन देती है, ये NMSA क्या करता है, जोर देता है। इसके बाद में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, मतलब बात करते हैं अपने खेत पर बेटा पशुओं के अवशेष भी अवेलेबल रहते हैं और पौधों के अवशेष भी अवेलेबल रहते हैं, तो ये रिसोर्सेस अपने पास में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा। इसके बाद में आता है अपने पास में पर यूनिट एरिया पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बात करते हैं पर यूनिट एरिया क्या हो रहा है, केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है और बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, तो अगर इसको कम करना है तो इसको कम करना है तो अपने को ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके बाद में आता है अपने पास में अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट की क्या होती है, उपलब्धता होती है। अरे क्या होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट की क्या होती है बेटा, उपलब्धता होती है, मतलब जैविक अपशिष्ट क्या होता है, अवेलेबल रहता है, और अवेलेबल रहता है तो अपन खेती में आसानी से क्या कर लेंगे, इसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। इसके बाद में आता है अपने पास में नेक्स्ट, और नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास में टॉपिक नंबर सेकंड। टॉपिक नंबर सेकंड की बात करते हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम चलाई ताकि अपन किसको बढ़ावा दे सके, अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे सके। तो देखिएगा कौन कौन सी है, पहले आता है नेशनल प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब NPOF आ जाएगा, ठीक है, ये शुरू किया गया। दूसरा आता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, मतलब एक प्रोजेक्ट था जो कि सॉइल हेल्थ को और सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, मैनेज करता है। इसके बाद में एक अपने पास में आता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडियन काउंसिलिंग और एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब बात करते हैं नेशनल प्रोजेक्ट है ICR का। ICR का क्या है बेटा, ICR का अपने नेशनल प्रोजेक्ट है जो कि किस पर जोर देता है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर क्या देता है, जोर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद में आता है अपने पास में दूसरा आता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी क्या करता है बेटा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या देता है, बढ़ावा देता है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत बात करते हैं तो 10/12/2015 को केंद्र सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को क्या किया गया बेटा, शुरू किया गया, और 3 वर्ष तक 50,000 पर हेक्टेयर के अंदर सरकार इनको क्या देगी, सहायता राशि देगी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। आगे आता है कि प्रदूषण नहीं होता है। इसके लाभ क्या है बेटा, इससे एक तो प्रदूषण नहीं होता है, एक बीमारी और गरीबी उन्मूलन हो जाती है, और एक ग्लोबल वार्मिंग को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बाद में आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो कि 2007 में शुरू की गई थी बेटा। कब, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि योजना 15 में, 2015 में। अगर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो बेटा ये 7 में शुरू की गई थी, और गवर्नमेंट ने 25,000 करोड़ का क्या किया गया था, बजट पास किया। मतलब कितने का, 25,000 करोड़ का क्या किया बेटा, करोड़ का बजट पास किया। और कृषि में समग्र विकास के लिए, मतलब कृषि में पूरा विकास हो, समग्र विकास हो, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग भी है और भी है। और अपन कौन चाहेगा, कौन चाहेगा कि अपन खेती ओनली 10 साल के लिए, 20 साल के लिए करे, आगे अपनी मर्दा बंजर हो जाए, मतलब ऐसा ही चाहेगा कि आगे तक अपन लगातार खेती करते रहे। तो अपन बात करते हैं ये RKVY उस पर क्या देता है, जोर देता है। इसके बाद में आता है NPO नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, के अंदर इसका कहां पर है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कहां पर है बेटा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। NPO की बात करते हैं
तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है बेटा? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है बेटा? एनपीओएफ की बात करते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है? जैविक खेती को क्या करता है? बढ़ावा देता है। बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर की आपूर्ति करना, बायो कंट्रोल और बायो फर्टिलाइजर की आपूर्ति करना, ये क्या है बेटा? एनपीओएफ का कार्य। मतलब पूरा समग्र विकास करेगा। किसका करेगा? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का विकास करेगा, तो ये एनपीओएफ हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं बेटा एमआईडीएच, मतलब मिशन फॉर इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। मतलब ये बात करते हैं, ये पहले एनएचएम था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था, इसको कन्वर्ट करके 2014 में क्या कर दिया? एमआईडीएच कर दिया। तो ये भी क्या करता है बेटा? ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ये फ्रूट प्रोडक्शन में क्या करता है? फ्रूट में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में क्या करता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है। इसके बाद में आईपीएम और आईएनएम यूज करने पर 30% क्या दी जाती है? सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है बेटा? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि पहले क्या था? हॉर्टिकल्चर में बढ़ावा देने के लिए था, उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया? एमआईडीएच में 2014 में। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, क्योंकि ऋण वगैरह देने का भी क्या करता है? कार्य करता है, जिससे अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से कर सकते हैं। अब अपने पास में आता है ऑर्गेनिक इकोसिस्टम। किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम एंड देयर कॉन्सेप्ट। मतलब बात करते हैं ऑर्गेनिक जो फार्मिंग करते हैं उसका इकोसिस्टम क्या है और इसका अपन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं इकोसिस्टम। वर्ड जो दिया था वो एजी टेंसले ने दिया था। किन्होंने दिया था बेटा? एजी टेंसले ने दिया था। कौन से वैज्ञानिक ने दिया था बेटा? एजी टेंसले ने दिया था, 1935 में दिया था। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, किसी क्षेत्र में उसके कार्य करने वाले जैविक और अजैविक घटकों को मिलाकर एक तंत्र का निर्माण होता है। मतलब अपन बात करते हैं, समझना, ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोल रहा है। ऑर्गेनिक इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया? कि कोई भी अपने पास में एरिया है, उसमें कार्य करने वाले जैविक और अजैविक जो घटक है, मतलब अपन जो इंसेक्ट, जैसे कि इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो इकोलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? इकोलॉजी में कोई भी जीव है, उस जीव का अपन अध्ययन करते हैं उसके पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण में कौन कौन से फैक्टर होते हैं? बायोटिक और अबायोटिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? कोई भी क्षेत्र है, उसमें कार्य करने वाले जैविक और अजैविक घटकों के से जो तंत्र निर्माण होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक इकोसिस्टम बोलते हैं। इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लो। देखो बेटा, इसमें क्या होता है? अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ये एक तो प्राकृतिक जो फार्म संसाधन है उनका क्या करती है? यूटिलाइजेशन करती है, मतलब उनका उपयोग करती है। इसके बाद में आता है वातावरण, और इसके साथ में लोकल फार्मिंग सिस्टम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ये लोकल है, और इसके साथ में वातावरण वाला क्या है? फार्मिंग सिस्टम है, मतलब वातावरण का ध्यान में रखने वाला है। इसके साथ में पोषक तत्व का उपयोग इसमें अधिक होता है और उपज भी अधिक प्राप्त होती है। अरे आप ऐसे 17 पोषक तत्व यूज कर सकते हो या? नहीं कर सकते। पर अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो कार्बनिक पदार्थों का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं बेटा? अपन पूरे के पूरे पोषक तत्व दे सकते हैं अपने खेत को। इसके बाद में आता है जैव विविधता। इसमें क्या की जाती है? बनाई रखी जाती है, मतलब जैव विविधता को बढ़ावा देने वाली खेती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। और रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग अपन नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब यूज फ्री। मतलब इसमें क्या होता है? ये फ्री केमिकल फार्मिंग है, मतलब इसमें क्या होता है? रसायन मुक्त खेती है, रसायनों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है जैविक खेती की अवधारणा के मुख्य रूप से निम्न सिद्धांत होते हैं। जैविक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट के कुछ सिद्धांत, उन सिद्धांतों की अपन बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जैविक जो विविधता होती है, मतलब बात करते हैं डाइवर्सिटी होती है, उस डाइवर्सिटी और इसके साथ में ही बात करते हैं मृदा उत्पादन के रखरखाव को क्या किया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है। पहला सिद्धांत हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है? जैविक विविधता और इसके साथ में मृदा उत्पादकता का दोनों का क्या रखा जाता है बेटा? कॉम्बिनेशन रखा जाता है, ताकि जैविक विविधता भी बनी रहे और उत्पादन भी होता रहे। बेटा अगर जिस दिन अपन बात करते हैं, जिस दिन डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, विविधता खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा। डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट कब पॉसिबल है? जब डाइवर्सिटी अवेलेबल होती है, तब विविधता अवेलेबल होती है। इसके बाद में आता है पेस्ट एंड डिजीज का जैविक विधि के द्वारा नियंत्रण। क्या हो जाएगा? जैविक विधि के द्वारा नियंत्रण, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा?
बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें बात करते हैं पेस्ट और डिजीज का क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है किसमें, जैविक खेती में। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर, आगे आता है मल्च एंड कवर क्रॉप के द्वारा सोइल इरोजन को कम करना। किसके द्वारा बेटा, मल्च और जो कवर क्रॉप होती है उसके द्वारा किसको कम करना, सोइल इरोजन को कम करना। अरे किसको कम करना बेटा, सोइल इरोजन को कम करना, मतलब मृदा अपरदन को कम करना। तो अपन क्या करते हैं, मल्च क्रॉप इसमें यूज करते हैं, कवर क्रॉप यूज करते हैं, जो कि मृदा अपरदन को कम करेंगे, मतलब मृदा की ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है, मतलब जो उर्वर परत है मतलब मृदा की, उसको क्या करते हैं, उसको रोका जाता है, उसका क्षरण होने से बचाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट के बाद में अपने पास में आता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस एंड इट्स फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे कि आपके पास में क्या था बेटा, कार्बनिक पदार्थ था, उस कार्बनिक पदार्थ का सड़ा गलाकर आपने क्या कर लिया, केचुए के द्वारा केचुए की खाद बना ली। इसके साथ में आपने इसका क्या बना लिया, इसका आपने कंपोस्ट खाद बना ली। तो इसका क्या कर दिया, फोर्टिफिकेशन कर दिया, मतलब इसमें आपने बदलाव कर दिया। तो देखो बात करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किसको बोलेंगे, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं तथा मृदा संरचना और संरंध्रता को क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं। अपन बात करते हैं, पहले ही मैंने कह दिया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, सुधारते हैं। क्या करते हैं, सुधारते हैं। अब किस प्रकार से सुधारते हैं ये एक बार मेरे को बताओ आप। देखो बात करते हैं बेटा अपन किसके बारे में, अपन बात करते हैं कि कोई भी अपने पास में क्या है बेटा, सोइल है। उस सोइल की अपन बात करते हैं तो उस सोइल की क्षमता बढ़ जाती है कि वो जल को धारण कर सके, वो जल को अपनी सतह पर धारण कर सके। तो इसके लिए उसकी क्या कर दी जाती है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है जल को धारण करने के लिए। और इसके साथ में ही मृदा संरचना और सैरंध्रता में भी क्या कर देते हैं, सुधार कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। इसके बाद में आता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्यूर्स और क्या हो जाएगी, कंपोस्ट हो जाएगी। मैन्योर और कंपोस्ट हो जाएगी, खाद और जो कंपोस्ट खाद होती है, केचुए की खाद होती है। इसके बाद में आता है ग्रीन मैन्योर आ जाएगी, जिसको हरी खाद कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, हरी खाद कहते हैं। हरी खाद की अपन बात करते हैं, कोई भी अपन ने प्लांट वगैरह लगा दिए, उनको पुष्प अवस्था पर अपन क्या कर देते हैं, उनको पुष्प अवस्था पर अपन क्या कर देते हैं, मृदा में मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, मृदा में मिला देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्यूर कहते हैं। इसके बाद में आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर को अपन क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। क्या कहेंगे बेटा, जैव उर्वरक, मतलब जो कि जीवों से बनाए जाते हैं। अरे किससे बनाए जाते हैं, जो कि जीवों से बनाए जाते हैं उनको जैव उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जो जीवों से बनाए जाते हैं उनको जैव उर्वरक कहते हैं, मतलब बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। तो देखो बात करते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक, जो अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है उसके स्रोत होते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपने को कहाँ से अवेलेबल होते हैं, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अपने को मैन्योर से, कंपोस्ट से, हरी खाद से, बायो फर्टिलाइजर से, वर्मी कंपोस्ट से, इनसे अवेलेबल होता है। तो देखिएगा बात करते हैं सबसे पहले मैन्योर एंड कंपोस्ट। मैन्योर और कंपोस्ट की बात करते हैं, वह खाद जिसमें कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है और अकार्बनिक पदार्थ की क्या होती है, कमी होती है। मतलब कार्बनिक पदार्थ इसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ तो ज्यादा होगा, अकार्बनिक पोषक तत्व तो इसमें क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। क्या होंगे बेटा, कम मात्रा में होंगे, पर इसमें साथ में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो ध्यान से समझने की बात यह है कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो कार्बनिक पदार्थ अपने को पौधों के द्वारा और किसके द्वारा मिल जाता है, मृदा में जो अपने पशु वगैरह होते हैं, गोबर वगैरह करते हैं, उनके द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, और उसी से क्या मिल जाते हैं, उसी से पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मैन्यूर बोलते हैं। इसके साथ में ही मैन्यूर दो प्रकार की होती है बेटा, मैन्यूर दो प्रकार की होती है, एक बल्की ऑर्गेनिक मैन्यूर होती है, एक कंसंट्रेटेड होती है। बल्की की बात करते हैं, अरे बल्कि की बात करते हैं, जैसे कि फार्म यार्ड मेन्योर हो गया, बल्कि की बात करते हैं, इनमें बल्क मात्रा में तो यूज करते हैं, थोड़ी मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। इनको कंसंट्रेटेड को थोड़ी मात्रा में यूज में लेते हैं और ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो देखो बात करते हैं, एफआईएम हो जाएगा और इसके साथ में कंपोस्ट हो जाएगा और ग्रीन मेन्योर हो जाएगा। इधर की बात करते हैं, कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, तो इधर क्या होती है, खलियां होती है और मछली की खाद होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं रुधिर, मतलब रक्त का चूर्ण होता है, सिंग हो जाएंगे, खूर हो जाएंगे,
जो कि पशुओं के होते हैं। तो बेटा अगर इनका अपन यूज में लेते हैं तो ये क्या होते हैं, कम मात्रा में तो अपने को यूज करने पड़ेंगे, मतलब क्वांटिटी कम रहेगी और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। इधर बात करते हैं क्वांटिटी ज्यादा रहेगी और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होती है, अभी मैंने बताया कि वे सभी खाद्य जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा तो कम होती है और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे कि FIM हो जाएगा, जिससे 0.5% क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। 0.25% क्या मिलता है, अपने फास्फोरस मिलता है, और 0.5% क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। तो 0.5, 0.25 और 0.5 हो जाएगा, मतलब NPK हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, NPK हो जाएगा। और इसमें गोबर, मूत्र, बिछावन आदि के द्वारा ये तैयार की जाती है, जिसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। देखो मिश्रण को सड़ाया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, इनके मिश्रण को सड़ाया जाता है, गलाया जाता है। इसके बाद में क्या किया जाता है, इसके बाद में जो खाद तैयार होती है उसको फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं। एक तो प्रचलित विधि होती है, एक संशोधित गड्ढा विधि होती है। बेटा गाँवों में अपन बात करते हैं, गाँव में ऐसे ही खुले में गोबर की खाद वगैरह को डाल देते हैं, पशुओं के गोबर को डाल देते हैं। वो क्या है कि सबसे सबसे से मान लो कि सबसे खतरनाक है, उसमें कोई मतलब नहीं रहता है उस खाद उर्वरक का। तो बात करते हैं, एक होती है संशोधित गड्ढा विधि, जिसमें क्या करते हैं, गड्ढे में डालते हैं, उससे वो खाद क्या हो जाती है, सड़ गल जाती है, अच्छी क्वालिटी की बन जाती है। और अगर ऐसे खुले में अपन डाल देंगे तो उससे क्या हो जाएंगे, उससे पोषक तत्व उसमें क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो बात करते हैं इसमें, एक तो प्रचलित विधि होती है और एक क्या होती है, संशोधित गड्ढा विधि होती है। दो प्रकार की होती है, जिसमें FIM की बात करते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा, नेक्स्ट अपने पास में आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट आता है, अरे क्या आता है, कंपोस्ट आता है। कंपोस्ट की बात करते हैं, पौधों के अवशेष, कूड़ा करकट और पशुओं का गोबर और जीवाणु फफूंदियों के द्वारा क्या किया जाता है, विच्छेदन करवाया जाता है, और इसके बाद में खाद तैयार की जाती है। अब इसमें शहरी अपशिष्ट भी हो सकता है, कोई अदर अपशिष्ट भी हो सकता है, घरेलू भी अपशिष्ट भी हो सकता है, पशुओं का भी हो सकता है, पेड़ पौधों की पत्तियां भी हो सकती है। ये पूरे को मिलाकर इसको सड़ाया गलाया जाता है और इससे जो खाद तैयार होती है ना बेटा, उसको कंपोस्ट खाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, कंपोस्ट खाद कहा जाता है। अरे क्या कहा जाता है, कंपोस्ट खाद कहा जाता है। कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि होती है, बैंगलोर विधि होती है, और महाराष्ट्र के जो नाडेप काका है उनकी नाडेप विधि होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है ग्रीन मेन्यूर। क्या आता है बेटा, ग्रीन मेन्यूर आता है। ग्रीन मेन्यूर की बात करते हैं, खेत में खड़ी जो दलहनी फसल होती है उनको फूल आने के बाद में और फलियां आने से पूर्व ही खेत में दबा दिया जाता है। मतलब अपन बात करते हैं फूल आने से, आते वक्त, मतलब ऐसे मान लो कि फूल आएंगे, फूल आने पर और फलियां आने से, फलियां नहीं आएगी, मतलब पुष्पन अवस्था पर ही क्या कर देंगे, अरे पुष्पन अवस्था पर ही क्या कर देंगे बेटा, पुष्पन अवस्था पर ही उसकी क्या कर देंगे, ऐसे मान लो कटाई कर देंगे, उसको दबा देंगे मृदा में। क्या कर देंगे, मृदा में दबा देंगे। तो इसको ग्रीन ग्रीन मेन्योर कहते हैं। तो ग्रीन मेन्योरिंग इन सिटू होता है और एक क्या होता है बेटा, ग्रीन मेन्योरिंग लीफ होता है। मतलब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले समझो कि कोई भी अपने ने कोई डेचा की फसल लगा दी खेत में, डेचा की फसल लगा दी। अब डेचा की फसल को अपन क्या करते हैं, डेचा की फसल को बढ़िया ग्रो होने देते हैं। क्या करने देते हैं, डेचा की फसल को बढ़िया ग्रो होने देते हैं। अब जैसे ही उनमें पुष्प बन जाएंगे, पुष्प बनते ही और इसके साथ में फलियां बनने से पहले उसको खेत में दबा दिया जाता है। उसको ग्रीन मैन्यूरिंग कहते हैं। उससे जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाते हैं। इसके बाद में ये दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है ग्रीन मैन्यूरिंग इन सिटू, और एक क्या होती है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। इन सिटू की बात करते हैं, जैसे कि ढेंचा और गवार हो गया, और इसमें अपना जो खेत है, अपने खेत में अपन ने ग्रो किया गवार को, ढेंचे को, और उसी खेत में मिला दिया। उसी में तो अपन ने ग्रो किया और उसी में अपन ने मिला दिया, उसी में ग्रो किया और उसी में अपन ने मिला दिया। तो उसको इन सिटू विधि कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, उसको इन सिटू विधि कहते हैं। मतलब समझिएगा, ढेंचा और गंवार को क्या करते हैं, ढेंचा और गंवार को क्या करते हैं बेटा, मिला देते हैं। किसमें मिला देते हैं, अपन खेत में मिला देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इन सिटू विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सिटू विधि कहते हैं।
एक विधि आती है जिसको ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, अपना कोई खेत है और उस खेत में क्या करते हैं, उस खेत में उस फसल को नहीं ग्रो करते हैं, कोई दूसरी जगह फसल क्या की थी, कोई ग्रो की थी, उसकी पत्तियां वगैरह तोड़कर लाएंगे, पूरी फसल को मृदा में नहीं मिलाएंगे, उसकी पत्तियां वगैरह तोड़कर लाएंगे, खेत में डालेंगे, खेत में डालने के बाद में उसकी जुताई कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहते हैं। अरे क्या कहते हैं बेटा, ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग कहते हैं। तो एक ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग आती है और एक अपने पास में क्या आती है बेटा, ग्रीन मैन्यूरिंग होती है, जिसमें तो पूरी फसल को पहले ग्रो करते हैं फिर उसी में मिला देते हैं। इसके बाद में देखिएगा अपन कौन कौन सी क्रॉप्स यूज में लेते हैं। तो एक दलहनी लेते हैं, सनई हो जाएगी, उड़द हो जाएगी, गंवार हो जाएगी, मूंग हो जाएगी। दलहनी की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, मक्का, जवार, मक्का, सरसों हो जाएगा। और बेस्ट की बात करते हैं, बेस्ट क्रॉप से ढैंचा हुई, सनई हुई और इसके साथ में गंवार हुई। ये दो तीन आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। ग्रीन मैन्यूरिंग वगैरह हो गया। अब इसके बाद में ये वो अपने क्या हुआ, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गया। कौन सा हो गया, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्यूर हो गया। अब अपने पास में आता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड की बात करते हैं, कम मात्रा में तो क्या करते हैं, यूज लेते हैं। कम मात्रा में तो क्या लेते हैं, यूज में लेते हैं, और अधिक मात्रा में वो पोषक तत्व देता है। तो देखो बात करते हैं, वे सभी खाद्य जिनमें क्या होता है, वे सभी खाद्य जिनमें पोषक तत्व की मात्रा, न्यूट्रिएंट की जो मात्रा है, न्यूट्रिएंट की जो क्वांटिटी है वो अधिक होती है, तथा कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है, कम होती है। मतलब बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों की, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जो मात्रा है होती है वो क्या होती है बेटा, वो अपने कम होती है। इसको अपने क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं कि वे सभी खाद्य जिनमें पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसको कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्यूर कहते हैं। एक तो होती है खलियां होती है, इसमें क्या आती है बेटा, खलियां आती है। और जिसको बात करते हैं कैक्स होती है, क्या होती है, कैक्स, ऑयल कैक्स भी होती है, कुछ अपने कुछ फीडिबल होती है, कुछ नॉन फीडिबल होती है, मतलब कुछ को खा सकते हैं, कुछ को नहीं खा सकते। तो देखो खाने योग्य की बात करते हैं तो सरसों की खली हो जाएगी और मूंगफली की खली हो जाएगी। सरसों की खली क्या है बेटा, खाने योग्य है। खाने योग्य जो है वो क्या है बेटा, सरसों की खली और मूंगफली की खली, जिनको क्या कर सकते हैं, पशु खा भी सकते हैं, जिनको क्या कर सकते हैं, पशु खा भी सकते हैं। कुछ क्या होती है, न खाने वाली होती है, नीम की खली हो गई, महुआ की खली हो गई, अरंडी की खली हो गई। इनको ओनली खेत में डालने के पर्पज से ही रखा जाता है, इनको खेत में डाला जाता है। इससे क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इससे न्यूट्रिएंट मिलता है। इसके बाद में आता है जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, और जो कंपोस्ट है वो आपको 12th की बुक से पढ़ने हैं, और वो किस में आता है, तो वो अपने ऑर्गेनिक जो बल्कि मेन्यूर होती है, बल्कि मेन्यूर में आपके पूछा गया, बल्कि ऑर्गेनिक मेन्यूर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट अपने क्या आता है बेटा, बायो फर्टिलाइजर आता है। और बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी अपन ने बात की थी कि ये क्या है, सोर्स है। ये क्या है बेटा, सोर्स है। किसका सोर्स है, ये अपने न्यूट्रिएंट का सोर्स है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का सोर्स है। देखो आगे की ओर बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। बायो फर्टिलाइजर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, कुछ तो प्लांट को नाइट्रोजन देते हैं स्थिरीकरण करके, कुछ क्या करते हैं, फास्फोरस जो अगोलक होता है उसको गोलक बनाकर देते हैं। मतलब उसको क्या कर देते हैं बेटा, उसको गोल कर देते हैं, प्लांट को क्या करते हैं, उसको गोल कर देंगे। उसको कैसे देंगे, गोल कर देंगे। तो देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ तो क्या होते हैं, लेग्यूमिनेसी क्रॉप्स के लिए होते हैं, मतलब दलहनी क्रॉप के लिए होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, सीरियल क्रॉप के लिए। तो अपन लेग्यूमिनेसी की बात करते हैं तो राइजोबियम हो जाएगा। राइजोबियम क्या करता है, जैसे कि ये कोई दलहनी फसल है, ये दलहनी फसल है, तो इस दलहनी फसल की जड़ों में क्या बनाएंगे, गांठें बनाएंगे। और गांठें बनाकर इनमें जो नोट्स होती है, इन नोट्स में क्या पाए जाएंगे, अपने राइजोबियम पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बेटा, राइजोबियम पाए जाएंगे। और ये राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का N2 का स्थिरीकरण करते हैं। अरे N2 का क्या करते हैं बेटा, स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, N2 का फिक्सेशन करते हैं। इसके बाद में आता है सीरियल। सीरियल में बात करते हैं वो सहजीवी के रूप में रहता है, सिम्बायोसिस के रूप में रहता है, सहजीवन के रूप में रहता है। मतलब ये जो लेग्यूमिनेसी को तो ये नाइट्रोजन देगा और लेग्यूमिनेसी इसको क्या देगी, भोजन देगी। अब बात करते हैं सीरियल क्रॉप के लिए, बात करते हैं तो पहला आ जाएगा एजोटोबैक्टर, और फिर आता है अपने पास में एजोला, बीजीए, एजोरस्पिरिलम।
ये क्या होते हैं बेटा, स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और ये किसको देते हैं, ये अपने जो सीरियल्स होती है, अनाज वाली फसलें होती है, उनको भी देते हैं। इसके बाद में आता है, इधर बात करते हैं, फास्फोरस विलीय होता है और फास्फोरस अवशोषक होता है। फास्फोरस विलेय का मतलब बात करते हैं, पीएसबी भी आता है, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, मतलब बैसिलस हो जाएगा और इसके साथ में ही कौन सा हो जाएगा, एस्परजिलस हो जाएगा, बैसिलस हो जाएगा और एस्परजिलस हो जाएगा। फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके बाद में इधर बात करते हैं, फास्फोरस अवशोषक होता है वेसिकुलर अराबिस्कुलर माइकोराइजा। ये क्या करता है, ये फास्फोरस को मृदा से तो अवशोषित करेगा और प्लांट को देगा, मतलब ये अवशोषक होता है। और ये क्या करता है, जो अघुलनशील अवस्था में है उसको घुलनशील बनाकर किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा। घुलनशील बनाकर किसको दे देगा, प्लांट को दे देगा। उसको पीएसबी कहते हैं, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ क्या होते हैं, मृदा में से अवशोषित करके, मृदा में से अवशोषित करके प्लांट को देते हैं। अरे मृदा में से तो अवशोषित करते हैं और प्लांट को अवेलेबल करवाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, वेसिकुलर अराबिस्कुलर माइकोराइजा कहते हैं। और क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, घोलने का कार्य करते हैं, उनको फास्फोरस गोलक बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसमें अलग अलग होते हैं, कुछ तो सहजीवी होते हैं, जैसे कि सहजीवी का मैंने बताया था कि वो क्या करेंगे, मतलब होस्ट तो इनको आवास देगा और भोजन देगा, और ये होस्ट को क्या देंगे, नाइट्रोजन देंगे। तो भाई साहब दोनों का फायदा हो रहा है, दोनों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो इसको सहजीवन बोलते हैं। यह जीवाणु मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और सोइल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है। होस्ट प्लांट इन्हें आवास और ऊर्जा प्रदान करता है और ये होस्ट प्लांट को क्या करते हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं। किसको अवेलेबल करवाते हैं, ये अपने होस्ट प्लांट को करवाते हैं। किसको करवाते हैं बेटा, होस्ट प्लांट को करवाते हैं। इसके बाद में आता है एसएसजीवी। क्या आता है बेटा, एसएसजीवी होता है, मतलब जिसमें सिम्बायोसिस नहीं होता है। अरे क्या नहीं होता बेटा, जिसमें सिम्बायोसिस नहीं होता है, मतलब सहजीवन नहीं होता है। इसमें अलग अलग होते हैं, जिसमें बात करते हैं, ये ओनली उसको नाइट्रोजन देंगे, अपने प्लांट को नाइट्रोजन, होस्ट को नाइट्रोजन देते हैं। इसको कोई मतलब नहीं है कि ये उसके रीटेक में, उसके बदले में क्या ले क्या नहीं ले, ये कोई डिपेंड नहीं करता है। ये ओनली देने का कार्य करता है, ये ओनली देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर बेटा अलग अलग प्रकार के जीवाणु होते हैं। सबसे पहले आता है एजोस्पिरिलम आता है, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साथ साथ में इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड का भी क्या करता है, छिड़काव करता है। तो पहला क्या आ जाएगा, एस्परजिलस हो जाएगा, इसके सॉरी एजोस्पिरिलम हो जाएगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये स्थिरीकरण करते हैं। मक्का जवार गन्ना धान में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं, मेनली जवार याद रखना, मेनली क्या याद रखना, जवार याद रखना। बात करते हैं स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला दूसरा कौन सा है, एजोटोबैक्टर होता है। एजोटोबैक्टर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, 30 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण करता है। गेहूं जौ मक्का, गेहूं जौ मक्का हो जाएगा एजोटोबैक्टर। क्या हो जाएगा, गेहूं जौ मक्का हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, गेहूं जौ मक्का हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि अपने पास में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन ऑर्गेनिक मैन्यूर्स का प्रयोग करते हैं, तो उनके एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब उनका एप्लीकेशन किस प्रकार से करते हैं, उनका एप्लीकेशन किस प्रकार से करते हैं, मतलब उनका यूज कैसे करते हैं। उनका यूज करने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। पहले तो अपन क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं। इन बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका अपने एप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो बात करते हैं पहले बीज उपचार करते हैं। जैसे कि बात करते हैं गुड़, और इसके साथ में गुड़ में पानी मिलाते हैं और पानी में क्या करते हैं, पानी में अपन 200 ग्राम का जो पैकेट होता है, जो राइजोबियम का होता है, उसका क्या बनाएंगे, एक पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक घोल बनाएंगे और इससे क्या करेंगे बेटा, इससे बीजोपचार करेंगे, इससे क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये पहला उपयोग करने का मेथड होता है। इसके बाद में आता है मृदा उपचार, मतलब 2 से 3 किलोग्राम कल्चर लेते हैं और 50 किलोग्राम घनी गोबर की खाद में क्या करते हैं, मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं बेटा, गोबर की खाद में मिलाते हैं। गोबर की खाद में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने मृदा उपचार हो जाएगा, मतलब सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा,
सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉइल ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके बाद में आता है पौध उपचार, जिसमें अपन क्या करते हैं, प्लांट का ही जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, प्लांटिंग मटेरियल होता है जो कि अपन रोपण के लिए प्रयोग लेते हैं, उस रोपण के लिए प्रयोग की जाने वाले मटेरियल का क्या करते हैं, उस मटेरियल का अपन क्या करते हैं बेटा, उस मटेरियल का अपन ट्रीटमेंट करते हैं, उसका अपन क्या करते हैं बेटा, उपचार करते हैं। उसका अपन क्या करते हैं, उपचार करते हैं। जैसे कि 10 लीटर पानी में 10 लीटर पानी में 4 से 5 पैकेट, 10 लीटर पानी में 4 से 5 पैकेट, 4 से 5 पैकेट अपन किसके प्रयोग करते हैं, अपन यूज करते हैं जो राइजोबियम है उसके, और 10 से 15 मिनट तक जो अपने जड़ें होती है, जो प्लांटिंग मटेरियल होता है, उस प्लांटिंग मटेरियल की जड़ों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। इसके बाद में आता है अपने पास में कंद उपचार। कंद उपचार की बात करते हैं, 1 किलोग्राम कल्चर लेते हैं, 40 से 50 लीटर पानी लेते हैं, लहसुन वगैरह में करते हैं, 10 मिनट तक क्या रखते हैं, उन कंदों को उपचारित करते हैं, उन कंदों को क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, उन बायो फर्टिलाइजर का कैसे एप्लीकेशन किया जाता है, मतलब कैसे उनका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग करने के क्या हो जाते हैं बेटा, मेथड हो जाते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने बीजीए। बीजीए की बात करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करता है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इसका प्रयोग अपन किस में करते हैं, इसका प्रयोग अपन धान में करते हैं। देखो अपन इसमें बात करते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको नील हरित शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जो धान होता है, धान में बुआई के 7 दिन बाद में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका, ब्लू ग्रीन एल्गी का। इसके बाद में आता है एजोला। एजोला की बात करते हैं, भारत में एजोला की पिनेटा प्रजाति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, पिनेटा प्रजाति का प्रयोग करते हैं। 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एजोला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, एजोला का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में अपने पास में आता है फास्फोरस। फास्फोरस को ग्रहण करने वाले कौन से हो जाएंगे, जैसे कि वेसिकुलर, अरेविस्कुलर माइकोराइजा हो जाएगा। मतलब पौधों की जड़ों में क्या करता है, प्रवेश करता है और न्यूट्रिएंट का क्या करता है, शोषण करता है। न्यूट्रिएंट का क्या करता है, शोषण करता है। मतलब पौधों की जो जड़ें हैं, उन जड़ों में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और प्रवेश करके वहां से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को अवशोषण करेगा। न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यहाँ पर फास्फोरस हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा अपने पास में रेस्ट्रिकेशन टू न्यूट्रिएंट रिसोर्सेस यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक मैन्यूर। मतलब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें अपन क्या किसका यूज नहीं करते हैं, अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिन न्यूट्रिएंट सोर्सेस का प्रयोग नहीं करते हैं, पोषक तत्व के संसाधनों का प्रयोग नहीं करते हैं, उन संसाधनों के बारे में बता, उन संसाधनों के बारे में, उन रिसोर्सेज के बारे में अपने को बताना है। तो देखो बात करते हैं कुछ जैविक खादों के ऑर्गेनिक फार्मिंग में, कुछ जैविक खादों के ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया कि उनका आप यूज नहीं कर सकते। देखो बात करते हैं जैसे कि उनसे संदूषण होता है, कॉन्टामिनेशन होता है, असंतुलन होता है, इन खतरों से बचने के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जाता। उनका नाम नाम लिख लेना। सबसे पहले आता है बेसिक स्लेग, इसके साथ में स्ट्रा। स्ट्रा की बात करते हैं, जो भूसा वगैरह होता है उसका प्रयोग अपन कभी भी खाद के रूप में नहीं लेते हैं। इसके बाद में बात करते हैं ब्लड मील और बोन मील का अपन क्या नहीं करते हैं, प्रयोग नहीं करते। मतलब मीट हो गया, ब्लड हो गया, इसके साथ में बोन मील, इनका प्रयोग नहीं करते। एनिमल चारकोल का प्रयोग नहीं करते, सल्फर का प्रयोग नहीं करते। स्टोन मील, रॉक फास्फोरस और पोटेशियम सल्फेट ये क्या करते हैं बेटा, कॉन्टामिनेशन फैलाते हैं, मतलब संदूषण फैलाते हैं, ये इम्बैलेंस करते हैं, मतलब असंतुलन करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, ये सारे सोर्सेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोर्सेस हो जाएंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड कन्वेंशनल फार्मिंग। मतलब बात करते हैं पारंपरिक खेती, जिसको परंपरागत खेती कहते हैं, और एक अपने पास में क्या होती है बेटा, अरे एक तो परंपरागत खेती होती है और एक क्या होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है। एक तो ऑर्गेनिक खेती जिसमें क्या करते हैं, जैविक खेती करते हैं। एक क्या होती है, परंपरागत होती है। इसमें देखिएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, सामान्य संसाधनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उच्च लागतों वाले जो बाहरी इनपुट होते हैं ना, उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, केमिकल वगैरह का।
इसमें मृदा उर्वरता के लिए कंपोस्ट और FIM का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का क्या करते हैं बेटा, प्रयोग करते हैं। किन का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का। इसके साथ में ही बात करते हैं यहाँ पर वीड कंट्रोल नेचुरल तरीके से किया जाता है। यहाँ पर अपन संश्लेषित रसायनों से और फफूंदनाशी से और इंसेक्टिसाइड वगैरह का प्रयोग करते हैं। इधर बात करते हैं, ये मानव स्वास्थ्य को कोई प्रभावित नहीं करता, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता है। कन्वेंशियल जिसकी बात करते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, तो रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा वो हानिकारक है, वो स्वास्थ्य के लिए क्या है बेटा, हानिकारक है। नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता बेटा, नियंत्रण नहीं किया जा सकता। और इसके साथ में ही सस्टेनेबिलिटी को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब बात करते हैं जो टिकाऊपन की बात कर रहे हैं। आज भी अपन खेती कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी करेगी। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते क्योंकि केमिकल से बंजर हो जाएगी सोई। ठीक है, तो ये अपने क्या होता है बेटा, अंतर होता है। अंतर के बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट अपने आता है टॉपिक नंबर 6, चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपन किस प्रकार की वेराइटीज का प्रयोग करते हैं और इसके साथ में ही किस प्रकार की क्रॉप्स का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में बताना है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी तो क्रॉप्स का प्रयोग करेंगे और कौन सी वेराइटीज का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में बताना है। तो देखो, किस प्रकार की फसल कृषक के लिए उपयुक्त है, इस बात पर विचार करने के लिए कई कारकों के बारे में अपने को पहले से पढ़ना पड़ेगा। मतलब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, अगर अपने को चूज करना है, अपने को सेलेक्ट करनी है, एक वेराइटी सेलेक्ट करनी है, या इसके साथ में ही अपन बात करते हैं वेराइटी के साथ साथ में अपने को किसका सेलेक्ट करना है, एक क्रॉप का सेलेक्ट करना है। तो क्रॉप को सेलेक्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स के बारे में समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है क्लाइमेट। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है बेटा, जलवायु। पहले अपन जलवायु को देखेंगे, मतलब तापमान हुआ, वर्षा हुई, आर्द्रता हुई, तापमान, वर्षा, सापेक्षिक आर्द्रता, प्रकाश की मात्रा, मौसम की स्थिति, इन सभी का क्या किया जाता है, इन सभी को पहले देखकर फसल का चूज किया जाता है, चयन किया जाता है। आई होप जानते हो कि सभी फसलों के लिए क्लाइमेट अलग अलग होती है और इसके साथ में टेम्परेचर वगैरह इन सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसके बाद में आता है खेती की स्थिति। मतलब बात करते हैं मृदा, जैविक कारकों, इनके अनुसार ही क्या की जाती है, इनके अनुसार ही फसल या किस्म का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है सोइल। सोइल की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, कलर, पीएच के अनुसार क्या करते हैं, इनकी सोइल का स्ट्रक्चर देखते हैं, टेक्सचर देखते हैं, कलर देखते हैं, पीएच देखते हैं। इसके अनुसार ही क्या करते हैं बेटा, इसके अनुसार ही फसल या किस्म का क्या करते हैं, चयन करते हैं। फसल या किस्म का क्या करते हैं बेटा, चयन करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं जैविक कारक। किसकी बात करते हैं बेटा, जैविक कारकों की बात करते हैं कि कीट व बीमारी के प्रति प्रतिरोधी किस्म का अपने को क्या करना है, चयन करना है। मतलब कोई भी ऐसी अपनी फसल है जिसमें कोई भी कीट लग रहा है या इसके साथ में कोई भी रोग लग रहा है, तो उसके प्रति रेसिस्टेंस अपने को क्रॉप का क्या करना है, चूज करना है। इसके बाद में आता है जल की आपूर्ति। जल की आपूर्ति के अनुसार जल मांग वाली, मतलब जल मांग वाली क्या करते हैं, फसल और किस्म का क्या करते हैं बेटा, चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। मतलब जल की आपूर्ति के अनुसार, मतलब जल की आपूर्ति कितनी है उतनी ही अपन जल मांग वाली क्या करते हैं बेटा, उतनी ही जल मांग वाली फसल या किस्म का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। फसल या किस्म का क्या करते हैं बेटा, चुनाव करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं संसाधनों की उपलब्धता। क्या देखते हैं बेटा, संसाधनों की, मतलब रिसोर्सेस की कितनी अवेलेबिलिटी है, रिसोर्सेस की कितनी अवेलेबिलिटी है, उसको देखकर अपन फसल का चुनाव करते हैं। और इसके साथ में ही प्लानिंग, मतलब चुनी गई जो किस्म है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हो, और इसके अनुसार अपन बात करते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग। मतलब ये सारी चीजें क्या होती है बेटा, ये सारी चीजें डिसाइड करती है कौन सी फसल का अपने को चूज करना है और कौन सी अपने को वेराइटी का चूज करना है। इसके बाद में अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट। मतलब बात करते हैं अपने को अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसका मैनेजमेंट करना है बेटा, अपने को एक तो पेस्ट का मैनेजमेंट करना है,
और पेस्ट के साथ साथ में अपन बात करते हैं तो डिजीज का मैनेजमेंट करना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, डिजीज भी लगते हैं और इसके साथ में क्या लगते हैं बेटा, पेस्ट भी लगते हैं। अब इनका अपने को मैनेजमेंट करना है, तो मैनेजमेंट करने के लिए अपने को पता है कि केमिकल फ्री फार्मिंग है। क्या है, केमिकल फ्री फार्मिंग है। तो इस कंडीशन में देखिएगा, पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट होगा। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में रोग और कीटों के मैनेजमेंट के लिए आईपीएम और आईडीएम को अपनाया जाता है। आईपीएम और आईडीएम को अपनाया जाता है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसमें अपनाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपनाते हैं। इसमें अपन केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और इन मेथड्स का प्रयोग करते हैं। कल्चरल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, इन मेथड्स का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसमें करते हैं बेटा, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट में। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे की ओर। आगे आता है इकोसिस्टम को बिना हानि पहुंचाए प्राकृतिक शत्रुओं और परपोषियों के द्वारा इंसेक्ट और डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। मतलब बात करते हैं इंसेक्ट और डिजीज का मैनेजमेंट करना है, तो इनके जो प्राकृतिक, मतलब जो अपने फसल के नुकसान के लिए जो शत्रु बन रहे, जो अपनी फसल के शत्रु है, वो अपन बात करते हैं उन कीटों के भी प्राकृतिक शत्रु होते हैं। जैसे कि कोई कीट है, उस कीट को भी खाने वाला क्या है बेटा, कोई प्राकृतिक शत्रु है, तो उसी के द्वारा क्या किया जाता है, उसका कंट्रोल करवाया जाता है। तो इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, मतलब बायोलॉजिकल कंट्रोल करवाना है। तो देखो बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं कि अपने को इन डिजीज वगैरह का मैनेजमेंट करना है। तो पहला आता है कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में सबसे पहले आता है कि अपन टिलेज करेंगे। मतलब गर्मियां चल रही है, गर्मियों में अपन ने क्या की बेटा, गहरी जुताई की। गहरी जुताई करेंगे तो जो भी पैथोजन वगैरह है, मृदा में जो भी इंसेक्ट वगैरह है, वो क्या करेंगे, बाहर आएंगे। बाहर आएंगे तो धूप के कॉन्टेक्ट में आएंगे, धूप के कॉन्टेक्ट से आकर मर जाएंगे, पहला हो गया। इसके बाद में आता है फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन। मतलब अगर अपन स्वच्छता सफाई रखेंगे, अगर प्लांट वगैरह की स्वच्छता, जो कि रोग ग्रसित कोई शाखा वगैरह, उसको साइड में रखेंगे, हटाकर रखेंगे, तो बेटा इससे क्या होता है, इससे अपने कंट्रोल होता है। किसका कंट्रोल होता है बेटा, अरे किसका कंट्रोल होता है, इंसेक्ट और पेस्ट का कंट्रोल होता है। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। अगर अपन फसल चक्कर अपनाते हैं, अगर अपन फसल चक्कर अपनाते हैं, तो फसल चक्कर अपनाएंगे तो इससे क्या होगा, अपने इंसेक्ट और पेस्ट का क्या होगा बेटा, मैनेजमेंट होगा। मतलब रोग और इसके साथ में जो कीट होते हैं, कीट वगैरह होते हैं, जो भी हानिकारक होते हैं, उनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसके बाद में आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, अगर अपन फसल चक्कर अपनाते हैं, अगर अपन फसल चक्कर अपनाते हैं, फसल चक्र की बात करते हैं, अदल बदल कर अगर फसलें बोते हैं, अदल बदल कर अगर फसलें बोते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसेक्ट और पेस्ट का क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट होता है। डिजीज का क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। इसके बाद में आता है ग्रोविंग ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज। मतलब बात करते हैं ग्रोविंग ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटीज। मतलब इसमें क्या करते हैं, जो प्रतिरोधी किस्में होती है, उन प्रतिरोधी किस्मों को क्या किया जाता है बेटा, ग्रो किया जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है ट्रेप क्रॉपिंग। ट्रेप क्रॉपिंग की बात करते हैं, फांस फसलें उगाई जाती है। क्या करते हैं बेटा, फांस फसलें उगाते हैं। फांस फसलों की बात है कि वो क्या करती है, वो अपने ट्रेप की बात करते हैं, जाल में फंसाती है। क्या करती है, जाल में फंसाती है। किसको जाल में फंसाती है, वो अपने इंसेक्ट को और इनको क्या करेगी, जाल में फंसाएगी, इनका कंट्रोल कर देगी। इसके बाद में आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो इंसेक्ट ज्यादा वाटर में ग्रो होते हैं तो वाटर कम कर दो, और जो कम वाटर में होते हैं उनका उनके लिए क्या कर दो, पानी भर दो। तो इससे क्या हो जाता है, इंसेक्ट का कंट्रोल हो जाता है। एडजस्टिंग टाइम ऑफ सविंग। कोई अगेती में ज्यादा प्रकोप होता है तो फचेती बो, और फचेती में ज्यादा होता है तो अगेती बो। ठीक है, ये पॉइंटर के अंदर भी लिख कर आना है आपको। इसके बाद में आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग करने से भी क्या होता है बेटा, इंसेक्ट और पेस्ट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें दे रखी है शॉर्ट में, जो मैंने सारी चीजें बताई वो की वो यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में आती है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं, अपन हाथ से अंडों को एकत्रित करके क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, पहला मेथड हो गया। दूसरा होता है प्रकाश पाश अपने लगा दिए, अपने खेत में प्रकाश पाश लगा दिए, लाइट रेप लगा दिए, लाइट से आकर्षित होंगे, लाइट के टकराएंगे, नीचे केमिकल वगैरह का जो एक घोल बना हुआ है उस घोल में गिरेंगे, उससे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आता है रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट। मतलब कोई भी अफेक्टेड प्लांट
प्लांट है उस अफेक्टेड प्लांट को क्या कर देंगे, अपन खेत से हटा देंगे। इसके बाद में आता है सोइल सोलेराइजेशन, मतलब ये मृदा है, इस मृदा की जो ऊपरी परत है उसको अपन क्या कर देंगे, घास फूस से या इसके साथ में पॉलीथीन से बिछा देंगे, ढक देंगे, और इससे क्या होगा, मृदा का जो आंतरिक टेम्परेचर है वो आंतरिक टेम्परेचर 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, इससे कीट और रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये मेथड होता है। इसके बाद में आता है हॉट वाटर। बेटा बेटा मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये लिखते रहना, ये लाइनें, ये जो लाइनें लिख रहा बता रहा हूँ आपको, ये लाइनें एग्जामिनर पढ़ते ही आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। आप चाहे कुछ भी लिखना, कुछ भी मत लिखना बाद में, ये लाइन अगर फर्स्ट बार में लिख दोगे तो। इसके बाद में देखिएगा, ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं जो गाथाएं लिख देते हैं शुरू में, जो मेन पॉइंट है उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर लिखा है कहाँ पर नहीं लिखा है। तो जो मेन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो सबसे पहले आपको लिखना है, फिर बाद में चाहे कुछ भी लिख देना। हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे कि केले के शक्कर वगैरह है, उनको हॉट वाटर से पहले ट्रीट किया जाता है। इससे क्या कर सकते हैं, डिजीज और पेस्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हस्त जाल से क्या किया जाता है, कीटों को पकड़ा जाता है। फिर बात आता है बेटा अपने पास में बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं बेटा, जीव का जीव के द्वारा कंट्रोल कर देते हैं, जीव का जीव के द्वारा कंट्रोल कर देते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। क्या होता है बेटा, बायोलॉजिकल मेथड होता है मैनेजमेंट का। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो प्रीडेटर्स होते हैं, इसके साथ में पैरासिटोइड्स होते हैं, इसके साथ में बायोकेमिकल होते हैं, नीम का ऑयल होता है, निकोटीन सल्फेट होता है, और इसके साथ में पायरेथ्रम होता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने आ जाएगा आगे की ओर बात करते हैं। तो पहले ये समझो बेटा, बायोलॉजिकल मेथड मतलब ये क्या है बेटा, जीव है। प्रीडेटर क्या करता है, दूसरों का भक्षण करता है, दूसरों को खाता है। पैरासिटोइड की बात करते हैं, जैसे ट्राइकोग्रामा है, दूसरे जो लेपिडोप्टेरा गण के जो भी कीट है ना, ध्यान से समझ लेना, लिख लेना, लेपिडोप्टेरा के जो भी कीट होते हैं ना, उन पर क्या देता है, खुद के अंडे देता है और उनको नष्ट कर देता है। तो पैरासिटोइड हो जाएगा ट्राइकोग्रामा। इसके बाद में बात करते हैं बायोकेमिकल। बायोकेमिकल जो कि क्या होता है, बायो से बात करते हैं तो जीवों से और पौधों से प्राप्त होता है, उसके द्वारा अपन नुकसान क्या करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और नीम का ऑयल वगैरह हो जाएगा, ये क्या करते हैं बेटा, ये अपने नेचुरली होते हैं और ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड होता है जो कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वो भी क्या है, जैविक है। इसके बाद में आता है जैसे कि सुडोमोनास हो जाएगा, बैसिलस तुरिंजेंसिस हो जाएगा, जो कि कॉटन में पिंक बोलवर्म को क्या कर रहा है, गुलाबी सड़न कीट का क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है। इसके बाद में बायोलॉजिकल मेथड जो अभी अपन बात कर रहे थे, परपोसिस आकार में क्या होता है, बड़ा होता है और उनको पकड़ कर खाते हैं। ये सारी चीजें अपने अंडे देता है, जैसे कि ट्राइकोग्रामा, ट्राइकोग्रामा है। ठीक है, तो बेटा ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। अब इसके बाद में आता है अपने पास में वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट अंडर द ऑर्गेनिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब बात करते हैं अपन जैविक उत्पादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, जैविक उत्पादन कर रहे हैं, मतलब जैविक उत्पादन की अपन बात करते हैं, जैविक की बात करते हैं, मतलब खेती का जैविक जैविक तरीके से, मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं। अब केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार का भी नियंत्रण किस प्रकार से करेंगे, अरे खरपतवार या वीड का भी किस किस से करेंगे, वीड का कंट्रोल भी किससे करेंगे, वीड का कंट्रोल भी अपन बायोलॉजिकल मेथड से करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले मेथड, देखो वही आ जाएंगे जो अभी अपन बात कर रहे थे। खरपतवार कीट रोगों के लिए मेजबान के रूप में कार्य करता है, इसलिए उनका अपने को मैनेजमेंट करना जरूरी है। कल्चरल मेथड जो भी अपन ने बात की लगभग वो के वही आ जाएंगे। इसके साथ में मैकेनिकल मेथड जो कि हाथों से अपन करते हैं, कुछ इसमें अलग होंगे, ठीक है, कुछ सेम होंगे। इसके साथ में ही थर्मल, थर्मल की बात करते हैं, उनको जला वगैरह कर नष्ट कर देते हैं। बायोलॉजिकल की बात करते हैं, जैसे कि जाइकोग्रामा बाइकोलाटा पार्थेनियम स्टेरिफोस को नष्ट करता है, क्रोसिडोशिमा जो लेंटाना है वो लेंटाना कैमरा घास को नष्ट करता है। तो ये क्या है बेटा, बायोलॉजिकल है, जीव के द्वारा खरपतवारों को नष्ट किया जाता है। देखो कल्चरल की बात करते हैं, क्रॉप रोटेशन हो गया, मतलब फसल चक्कर। एक फसल अगर एक कोई फसल है, इस फसल पर लगातार एक ही खरपतवार का आक्रमण हो रहा है, 3-4 साल तक वो मत उसका क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे उसके अवशेष। क्रॉप रोटेशन हो गया। कवर क्रॉप्स की बात करते हैं, ऊपर कवर क्रॉप लगा दी, अब खरपतवार बढ़ेंगे ही नहीं, जगह ही नहीं मिलेगी बढ़ने को। इसके बाद में आता है इंटरक्रॉपिंग कर दिए, मल्चिंग कर दिए, और इसके साथ में उनका अंकुरण कम हो जाएगा। वेराइटी अपन ने क्या कर दी, मिट्टी को जल्दी से जल्दी क्या कर सके, ढक सके, ताकि खरपतवारों की ग्रोथ ना हो सके। इसके बाद में फील्ड स्काउटिंग, मतलब खेत की क्या करते रहेंगे, देखभाल करते रहेंगे। प्लांटिंग पैटर्न, मतलब खाली जगह कम छोड़नी है, क्योंकि खाली जगह पर तो खरपतवार उग जाएंगे। इसके बाद में आता है प्री जर्मिनेशन वीड, मतलब पहले सिंचाई करो और फिर ग्रो हो जाएगी खरपतवार। पहले सिंचाई करोगे, खरपतवार ग्रो हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद में क्या कर दोगे, उसकी पलटाई कर दोगे, तो वो वैसे नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में आता है ड्रिप इरिगेशन। आप करोगे तो नमी नहीं मिलेगी, खरपतवारों को नमी नहीं मिलेगी, तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे।
इसके बाद में बात करते हैं थर्मल। थर्मल की बात करते हैं, थर्मल की बात करते हैं, इनको जलाते हैं, मतलब फ्लेमर्स की बात करते हैं। तो खरपतवारों को आग की लपटों का यूज करके, आग की लपटों का यूज करके क्या किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। सॉइल सोलराइजेशन, मतलब प्लास्टिक की एक फिल्म रख देंगे, 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर का तापमान बढ़ जाएगा, और इससे क्या करते हैं, कीटों का कंट्रोल, सॉरी खरपतवारों का कंट्रोल होता है, तो इसको सॉइल सोलराइजेशन कहते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट फ्रीजिंग, मतलब द्रवित नाइट्रोजन और इसके साथ में CO2 का प्रयोग करते हैं, और उससे नाइट्रोजन कंट्रोल, इनका खरपतवारों का क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसके बाद में आता है बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल की बात करते हैं, जीवित जीवों के द्वारा क्या करते हैं, इनका कंट्रोल करते हैं। जैसे कि एक एलिलोपैथी होता है, एलिलोपैथी की बात करते हैं, एक प्लांट ऐसा स्रावित करेगा, ऐसा पदार्थ स्रावित करेगा जो दूसरे प्लांट के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, दूसरे प्लांट के लिए हानिकारक होता है, मतलब खरपतवार के लिए हानिकारक रहेगा तो खरपतवार क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं यूज ऑफ बायोकेमिकल एजेंट, बायोकेमिकल एजेंट की बात करते हैं, पार्थेनियम स्टोरीफोस है, गाजर घास है, और इसके कंट्रोल के लिए कौन सा एजेंट काम में लेते हैं, जाइगोग्रामा बाइकोलाटा लेते हैं। लेंटाना कैमरा है, उसके लिए क्या लेते हैं अपन, क्रोसिडोसिमा लेंटाना। जलकुंभी विविल है, वो जलकुंभी के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये बायोलॉजिकल एजेंट उसको नष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में आता है ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनपीओपी। एनपीओपी की बात करते हैं, तो ये क्या करता है बेटा, ये अपने कोई भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देने की, मतलब उसको कि वो उर्वरक वो जैविक है या नहीं है, ठीक है, उसका एक ढांचा होता है, एक अपने पूरे ऑर्गेनिक सिस्टम बना हुआ, पूरा ऑर्गेनिक एक स्ट्रक्चर बनी हुई है एनपीओपी की। उसकी बात करते हैं कि कैसे वो सर्टिफिकेशन देते हैं, इसमें कौन कौन से संचालन, मतलब भारत सरकार के अंदर क्या क्या आता है और कैसे ये कंट्रोल में रहता है। तो देखो, यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय नीति या कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण करता है, प्रमाणीकरण का कार्य करता है। मतलब क्या होता है, जो भी जैविक उत्पाद होते हैं उनमें निर्धारण होते हैं कि इसी को जैविक उत्पाद घोषित किया जाएगा, उसका निर्धारण और उसका नियंत्रण, रेगुलेशन भी जरूरी है। बेटा आपको पता है, ऐसे कौन मानेगा, ऐसा कोई संस्था ही नहीं रहेगी, ऊपर से दबाव ही नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो अपनी कौन मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंट्रोल होता है प्रमाणीकरण पर, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले भारत सरकार होती है, भारत सरकार के अंतर्गत 2 मंत्रालय आते हैं, एक तो कृषि मंत्रालय आता है, एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आता है, ठीक है, दोनों के अंतर्गत ही है। दोनों मिलकर एक समिति का संचालन करते हैं, जिसका है राष्ट्रीय संचालन समिति। क्या हो जाएगा बेटा, राष्ट्रीय संचालन समिति हो जाएगी। और राष्ट्रीय संचालन समिति की बात करते हैं, इसके अंतर्गत क्या आता है बेटा, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के मानक आते हैं, एक प्रकार का कार्यक्रम आता है, एक एनपीओपी आएगा, जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय मानक। इसके साथ में क्या आता है, एनएडब्ल्यूपी, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति और कार्यक्रम हो जाएगा। बात करते हैं राष्ट्रीय एनपीओपी की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय तकनीकी समिति इसके अंतर्गत आती है। कौन सी आती है बेटा, राष्ट्रीय तकनीकी समिति इसके अंतर्गत आती है। इधर बात करते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति आती है, कौन सी आती है बेटा, राष्ट्रीय मूल्यांकन समिति आती है। और ये दोनों मिलकर एक नीति का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति। क्या हो जाएगी बेटा, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति। अरे क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय प्रत्याशन नीति हो जाएगी। इस नीति का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। और फिर आ जाएगा निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी। क्या आ जाएगी, निरीक्षण और प्रमाणीकरण एजेंसी इनके अंतर्गत आती है। और ये 3 चीजों पर कंट्रोल करते हैं, फार्मर्स, ऑपरेटर्स और प्रोसेसर्स। और इनको क्या करते हैं, इनको प्रमाणीकृत करते हैं। इनका कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका क्या करते हैं, उसका प्रमाणीकरण करने का कार्य करते हैं। तो ये एक प्रकार की स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है सर्टिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब बात करते हैं अपने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें सर्टिफिकेशन होता है, मतलब इसमें क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो सर्टिफिकेट देने की पूरी प्रोसेस क्या होती है उसको ध्यान से समझना। और जैसे कि आप ही लेने के लिए जा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का क्या करना, आपको सर्टिफिकेशन लेना है। अरे क्या लेना है, सर्टिफिकेशन की, वो ऑर्गेनिक है। तो उसके लिए क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले बात करते हैं जैविक खेती में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया। जैविक प्रोडक्ट्स के प्रसंस्करण इकाइयां जैविक कृषि उत्पादन मानकों की अनुपालना और प्रमाणीकरण किया जाता है। मतलब मानकों की अगर अनुपालना होती है तो प्रमाणीकरण भी किया जाता है उस प्रोडक्ट को। देखो इसके अंतर्गत
उत्पादन की पूरी प्रक्रिया निगरानी में रहती है, तभी क्या होगा, सर्टिफिकेशन होगा। उत्पादन की प्रक्रिया निगरानी में होती है, भंडारण की होती है, प्रसंस्करण की होती है, पैकिंग की होती है, ट्रांसपोर्टेशन की, इनकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, अरे पूरी प्रक्रिया क्या होती है, पूरी प्रक्रिया इसके अंडर होती है। बात करते हैं इसके लिए क्या क्या नीड होनी चाहिए, उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होती है ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस। अरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस की जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे पहले जरूरत पड़ी कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए। फिर आता है अपने ग्राहक को गुणवत्ता व सुरक्षा की गारंटी मिलती है, क्या मिलती है, ग्राहक को गुणवत्ता व सुरक्षा की गारंटी मिलती है। और सभी सर्टिफिकेशन एजेंसी अलग अलग चिन्ह देती है, क्या करती है, जितनी भी सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो क्या करती है, अलग अलग चिन्ह देती है। इसके बाद में इनके कारण विश्वसनीयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो अलग अलग चिन्ह देगी, अलग अलग चिन्ह देगी तो क्या बढ़ जाएगी, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बेटा, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। इसके बाद में आती है प्रोसेस की बात करते हैं, तो प्रोसेस में सबसे पहले आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल सर्टिफाइड। मतलब बात करते हैं एक अपने प्रोडक्ट को सर्टिफिकेशन देने वाला सर्टिफाइड ढूंढेंगे, मतलब सुटेबल सर्टिफाइड ढूंढेंगे। कोई भी अपने पास में संस्था है, कोई भी व्यक्ति है, उसको अपन ढूंढेंगे। उसको ढूंढने के बाद में अपन क्या करेंगे, सबमिट, उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। उसमें फील्ड की हिस्ट्री होगी और फार्म का मैप होगा और रिकॉर्ड होगा। ये क्या करवाएंगे, उसके पास में सबमिट करवाएंगे। सबमिट करवाएंगे और उसमें वो कुछ गलती निकाल देता है कि भाई साहब ये आपने गलत कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन, मतलब उसको क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, वापस देखेंगे और वापस देख के उसको देंगे। फिर वो शेड्यूल देगा अपने को कि मैं इस दिन आपके इंस्पेक्शन के लिए आऊंगा। पहले बुआई के टाइम आऊंगा, फिर कटाई के टाइम आऊंगा, फिर बीच में आऊंगा, फिर आपके भंडारण के टाइम में, इनके टाइम में क्या करूंगा, निरीक्षण करूंगा। तो ये क्या होता है, शेड्यूलिंग ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का शेड्यूल जारी करता है। और फिर वेरिफिकेशन, जैसे जैसे जिस टाइम आया, बुआई के टाइम आया, बुआई के टाइम सारी कंडीशन सही है तो क्या कर दिया जाता है, करेक्ट कर देता है कि बिल्कुल सही है। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो वो बता देगा कि भाई साहब ये दिक्कत है, सुधार लो। और सुधारने के बाद में वापस रिव्यू करता है, और रिव्यू कर देगा तो फिर लास्ट में क्या दे देगा, उसको सर्टिफिकेशन दे देगा। उसको क्या दे देगा, सर्टिफिकेशन दे देगा, मतलब उसको प्रमाणीकृत कर देगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, ये सारी क्या होती है बेटा, स्टेप्स होती है। सबसे पहले सर्टिफायर को ढूंढना है, सर्टिफायर को ढूंढने के बाद में एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जिसमें फार्म का मैप, हिस्ट्री और रिकॉर्ड होगा। इसके साथ में ही बात करते हैं, एप्लीकेशन में कुछ भी दिक्कत आती है तो रिव्यू के लिए दिया जाता है। फिर शेड्यूल जारी करते हैं इंस्पेक्शन का। फिर आता है वेरिफिकेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मतलब वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। फिर इसके बाद में आता है फाइनल रिव्यू के लिए, फिर सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है मानकों का ज्ञान। वो सारी चीजें हैं कि क्या क्या चीजें अपने को अनुपालना पड़ेगी, क्या क्या अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है बेटा, इसके बारे में मानक दे रखे हैं। अब इसके बाद में आता है बेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में किस किस चीज का ध्यान रखा जाता है, प्रोसेसिंग की अपन बात करते हैं। तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, कोई भी जैसे टमाटर है, टमाटर का सॉस बना दिया तो उस टाइम भी क्या रखा जाता है, उत्पाद की गुणवत्ता खराब हो जाती है तो उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। देखो इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया प्रमाणीकरण के अंतर्गत आती है और इसमें उत्पाद की सफाई, स्वच्छता और प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैविक उत्पाद को अजैविक उत्पाद से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है प्रोसेसिंग के तहत। स्टोरेज के लिए नियंत्रित वातावरण, शीतलन हो गया, शुष्कता हो गई, आर्द्रता आदि का भी क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है। पैकेजिंग के टाइम ध्यान रखा जाता है। प्रोसेसिंग के मेथड होते हैं जैसे कि मैकेनिकल हो गया, क्लीनिंग करते हैं, फिजिकल हो गया, ग्रेडिंग करते हैं, स्मोकिंग धुएं करते हैं, एक्सट्रैक्शन नमी निकालते हैं, फिल्ट्रेशन कोई भी अवांछित पदार्थ है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस कंडीशन में भी ध्यान दिया जाता है कि कोई कॉन्टामिनेशन ना हो जाए, कोई संदूषण ना हो जाए। फिर लेबल लगाते हैं। ठीक है, लेबल लगाने के भी क्या होते हैं बेटा, अपने अलग अलग क्या होते हैं, इसके मेथड होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो कि नियम के अनुसार होंगे, ऐसे हर कोई चीज नहीं लिख सकते। जो रियल में अवेलेबल है उसमें वही चीजें अवेलेबल होगी। इसमें क्या क्या लेबल पर क्या क्या रखते हैं, इसमें एमआरपी लिखते हैं, मंथ और ईयर लिखते हैं, इसके साथ में नेट वेट लिखते हैं, इसके साथ में क्रॉप सीजन, डेट ऑफ पैकेजिंग, इसके साथ में प्लेस ऑफ पैकेजिंग और नेम और एड्रेस लिखते हैं कि कौन सा व्यक्ति कहाँ से इसको पैकेजिंग कर रहा है, ये अपने को लिखना पड़ेगा। और पैकेज पर जो इंक अपन यूज करते हैं वो पोल्यूट करने वाली ना हो, ताकि कंटामिनेशन अपने प्रोडक्ट को कर दे, ऐसी इंक का भी प्रयोग
नहीं करेंगे। और लेवलिंग के 4 स्तर होते हैं बेटा, ये स्तर पूछ लिए जाते हैं कई बार। लेवलिंग के 4 स्तर होते हैं। पहला 100% ऑर्गेनिक होता है, जो कि सिक्किम की बात करते हैं। और कुछ क्या होता है, एक ऑर्गेनिक होता है, एक क्या होता है मेड विथ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होता है, एक क्या होता है स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होता है। मतलब एक तो 100% होगा, एक ऑर्गेनिक होगा, एक क्या होता है मेड विथ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होता है, एक होता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट होता है। तो 4 लेवल होते हैं, किसके होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के। इसके बाद में अपन चलते हैं, आगे आता है मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब कोई भी और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग और एक्सपोर्ट की क्या क्या संभावना है। बेटा अपन बात करते हैं बहुत ज्यादा, अभी प्रेजेंट टाइम में भी अपन बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो बात करते हैं भारत की ऑर्गेनिक मार्केटिंग अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम विकसित है, और सप्लाई चेन और मार्केट डेवलपमेंट की क्या है बेटा, आवश्यकता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, कंज्यूमर से मिलना पड़ेगा, जो उपभोक्ता है उनसे अपने को मिलना पड़ेगा। इन इसके साथ में इनविटेशन लेटर हुए, मास मीडिया हुआ, एडवर्टाइजमेंट का अपने को यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फील्ड को विजिट करना पड़ेगा, और कंज्यूमर न्यूज लेटर वगैरह के माध्यम से करनी पड़ेगी, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फोटोग्राफ्स के जरिए, पैकेजिंग और लोगो के जरिए। मतलब ये चीजें अपने को सुधार कर क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को और ज्यादा मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए आकर्षित करना पड़ेगा। कौन कौन से प्रोडक्ट को अपन बेचते हैं, खाद्य में बात करते हैं गेहूं चावल मक्का, और फल में बात करते हैं केला आम संतरा आदि की क्या होती है बेटा, ज्यादा डिमांड होती है। इसके साथ में ही बात करते हैं सोयाबीन सूरजमुखी क्या है, ऑयल सीड वाली होती है। और सब्जियों की बात करते हैं बैंगन लहसुन होती है। मसाला की बात करते हैं मिर्च इलायची और हल्दी। तो बेटा ये अपने क्या है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, मतलब जिसके निर्यात की संभावनाएं अपन बोल सकते हैं। और ये अपनी क्या होती है, ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग वाली है, ये सब्जेक्ट कंप्लीट होती है, बहुत ही आसान भाषा में है और बहुत ही इजी नोट्स है, और इनके माध्यम से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, मेरे हिसाब से ये सफिशियंट है। और कल आपको गेस्ट पेपर की वीडियो मिल जाएगी। पहले एक ओल्ड पेपर सोल्यूशन की सभी क्लासेस लेनी है, आपके लिए सभी डिजाइन की गई है और बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, तो उनको जरूर देखना है। इसके लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करना है। क्या मैसेज करोगे बेटा, इन नंबरों पर मैसेज करना है आपका नाम, कॉलेज का नाम, क्योंकि फर्दर स्टडी भी आपको करनी है एग्रीकल्चर की पीजी वगैरह डब्ल्यू वगैरह के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन पर मैसेज करना पड़ेगा। और इसके साथ में ही बेटा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।